हेलो स्टूडेंट्स, आई सेल्फ सब्बिर अंसारी। हम लोग इस वीडियो में मानव श्वसन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, कोशिकीय श्वसन कैसे होता है। तो इस वीडियो में हम लोग मानव श्वसन क्रिया के बारे में देखते हैं। आप यहाँ पर फिगर देख सकते हैं मानव श्वसन तंत्र का। तो इसमें क्या है, ये नासाद्वार, मुख गुहा, ये ग्रसनी और फिर ये कंठ, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और फिर यहाँ से ये श्वास नली, और फिर ये श्वास नली के ऊपर जो गोल गोल रिंग दिख रहा है इसको उपास्थि वाला कहते हैं। उसके बाद ये श्वास नली आगे जाकर विभाजित हो गया है दो भाग में। तो एक ये दाहिने फेफड़े में जाता है और दूसरा बाएं फेफड़े में। उसके बाद ये जो श्वास नली दो भागों में विभाजित हुआ है इसको श्वसनी कहते हैं। फिर आगे जाकर ये कई भागों में डिवाइड हो जाता है, इसको श्वसनिका कहा जाता है। उसके बाद आगे जाकर के ये गुब्बारे जैसी संरचना छोटे छोटे होते हैं सभी श्वसनिकाओं पर, तो इसको कूपिका कोश कहते हैं। क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है, हवा होती है, वह श्वास नली के माध्यम से आता है और कूपिका के अंदर भर जाती है। उसके बाद ये नीचे आप देख रहे हैं एक संरचना, ये एक पेशीय संरचना होती है जिसको डायाफ्राम कहते हैं। और ये फुफ्फुस यानी कि फेफड़े, दो फेफड़े हो गए, एक दाहिना फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। ये जो कूपिका कोश है इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं, जूम करके फिगर दिखाया गया है कूपिका कोश का। तो ये कूपिकाओं की संरचना इस प्रकार से होती है। कूपिका के ऊपर चारों तरफ रक्त वाहिनियाँ इसके ऊपर लिपटी हुई होती हैं। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो आइए देखते हैं स्टार्टिंग से। ये हमने बनाया हुआ है फिगर पूरा इसका नासाद्वार। तो नासाद्वार आप फिगर में देख सकते हैं। नासाद्वार किसको कहते हैं? नाक को। तो नाक के अंदर पूरा नासा गुहा होती है, खोखली गुहा है इसीलिए उसको नासा गुहा भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर नासाद्वार के अंदर छोटे छोटे बाल की संरचना होती है। ये बाल क्या करते हैं, जो वायु अंदर ग्रहण किया जाता है तो उसके अंदर जो धूल मिट्टी के कण होते हैं उसको ये बाल, छोटे छोटे जो बाल होते हैं उसको निस्पंदित कर देते हैं, मतलब इसको छान देते हैं और शुद्ध हवा को अंदर जाने देते हैं। फिर आगे यहीं पर श्लेष्मा भी होता है, श्लेष्मा का उत्पादन होता है। वे वायु के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर कुछ हानिकारक जीवाणु होते हैं वे सारे इसमें चिपक जाते हैं श्लेष्मा में। तो इस तरह से शुद्ध हवा हमारे फेफड़े में पहुंचती है। तो ये नासाद्वार और मुख गुहा आपस में आकर के यहाँ पर मिलते हैं ग्रसनी के पास, तो इसको ग्रसनी कहते हैं। जहाँ मुख गुहा और नासाद्वार आपस में मिलते हैं उसी को ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के ठीक नीचे ये कंठ होता है जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहाँ से ध्वनि का उत्पादन होता है। उसके बाद नासाद्वार से वायु ग्रसनी से होते हुए फिर कंठ से होते हुए श्वास नली में जाती है। श्वास नली के माध्यम से श्वसनी और श्वसनिका में वायु पहुंचती है। इस तरह से हमारे पूरे फेफड़े में वायु भर जाती है। और फेफड़े के अंदर लास्ट में आप देखेंगे कि कूपिका कोश है, तो कूपिका कोश के अंदर पूरा वायु जा करके भर जाता है और कूपिका के ऊपर चारों तरफ रक्त वाहिनियाँ लिपटी हुई होती हैं। तो इस तरह से रक्त वाहिनियों में जो रक्त होता है कूपिका के अंदर से ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है। चूँकि इसकी कूपिका की जो झिल्ली होती है बहुत महीन होती है, और फिर जो इसके ऊपर रक्त वाहिनियाँ होती हैं उसकी भी दीवारें बहुत महीन हो जाती हैं। तो विसरण के माध्यम से ऑक्सीजन रक्त में चला जाता है और रक्त में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह कूपिका में आ जाता है। तो इस प्रकार से कूपिका कोश में से ऑक्सीजन रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और रुधिर वाहिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह कूपिका में आ जाता है। तो इस तरह से गैसों का विनिमय हो जाता है।
उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो कूपिका में आता है वह हमारे फिर फेफड़े में, फिर श्वसनिका, श्वसनी, श्वास नली, कंठ, ग्रसनी, फिर नासाद्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये मानव श्वसन तंत्र पूरा ये फिगर हो गया। अब आइए देखते हैं इस तरह से मनुष्य के शरीर में श्वसन की क्रिया होती है। अब मनुष्य के शरीर में जो श्वसन की क्रिया होती है उसको 2 उपचरणों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है, यहाँ पर देखिए, पहला अंतः श्वसन और दूसरा निह श्वसन। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अंतः श्वसन में क्या होता है कि जब वायु को हम अपने नासाद्वार के माध्यम से फेफड़े में जब भरते हैं, यानी कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में अंदर जा रहा है, तो ऑक्सीजन को अंदर यानी कि श्वास को अंदर लेने की जो प्रक्रिया है उसी को अंतः श्वसन कहते हैं। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम बाहर निकालते हैं तो उस प्रक्रिया को निह श्वसन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, जब ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है तो ये फेफड़े के नीचे आप देख रहे हैं, ये जो डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम नीचे की तरफ, मतलब कि उदर गुहा की तरफ, नीचे की तरफ दब जाता है और इस तरह से फेफड़े को पूरा स्थान मिल जाता है फूलने के लिए। क्योंकि इसके अंदर वायु जब भरता है तो फेफड़ा फूलता है, तो उस समय डायाफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है और जो पसलियाँ होती हैं वह ऊपर की तरफ उठती हैं। तो इस प्रकार से फेफड़े के अंदर पूरा वायु भर जाता है। उसके बाद वायु जो है अंदर हमारे फेफड़े में प्रवेश कर जाती है पूरी तरह से। तो इस क्रिया को अंतः श्वसन कहते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो रुधिर वाहिकाओं के द्वारा फेफड़े में लाया जाता है, तो उसको जब हम बाहर निकालते हैं तो उस समय ये जो डायाफ्राम है ऊपर की तरफ, मतलब कि वक्ष गुहा की तरफ ऊपर उठती है और पसलियाँ नीचे की तरफ दबती हैं और ये हमारा फेफड़ा जो है एकदम सिकुड़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इस क्रिया को निह श्वसन कहते हैं। तो ये मानव श्वसन में। अब आइए देखते हैं कि मानव श्वसन में जो ये क्रियाएं हो रही हैं, जैसे ऑक्सीजन जब रुधिर वाहिकाओं तक पहुंच जाता है तो फिर सभी कोशिकाओं तक कैसे पहुंचाया जाता है, फिर वहां से कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लाया जाता है वापस फेफड़े में। तो इस क्रिया को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये शरीर में गैसों का परिवहन। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, शरीर में गैसों का परिवहन। मतलब कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैसे पहुंचाया जा रहा है कोशिकाओं तक और फिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैसे आता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, वायु में क्या है, ऑक्सीजन। ये कूपिका में गया, कूपिका से रक्त वाहिका में अवशोषित होकर के चला जाता है और रक्त वाहिका में अवशोषित कौन करता है, ऑक्सीजन को आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वह ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है। तो जब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अवशोषित करता है तो उसके साथ मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ये एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन है, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो इसके बाद फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब धमनी द्वारा ऑक्सीजन को लेकर के ऊतकों में जाता है और ऊतकों में से फिर कोशिकाओं में, और फिर कोशिका के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी ग्लूकोज का विखंडन होता है। जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो फिर वहाँ कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है ऊतकों के अंदर या कोशिकाओं के अंदर। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वापस बाहर निकालना होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं होता है, उल्टा ये हानिकारक होता है। तो इसको बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो हम दूसरे स्टेप में देखते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से लेकर के रक्त वाहिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। फिर रक्त वाहिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त में विसरण हो जाता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है रक्त वाहिका में गया, फिर रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पूरा विसरित हो जाता है, उसके अंदर पूरा मिल जाता है। उसके बाद रक्त वाहिका द्वारा कूपिका में विसरण किया जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कूपिका कोश में विसरण, यानी कि रक्त वाहिका
क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब पहुंचाती है कूपिका के पास, और फिर कूपिका के अंदर उसको विसरित कर दिया जाता है कूपिका कोश में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन हो जाता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? नासा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर ये मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में गैसों का या फिर अन्य जंतुओं के शरीर में गैसों का परिवहन इस प्रकार से होता है। तो ये आपका श्वसन खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगले वीडियो में वहन के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक होगा वहन। ठीक, धन्यवाद।